गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाप आसवन विधि द्वारा कौन से द्रवों को पृथक किया जाता है। कोई बता सकता है? तो भाप आसवन विधि द्वारा हम इन 4 प्रकार के द्रवों को अलग कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। पहला है वे द्रव जिनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उच्च होता है, जो जल के साथ क्या होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं, और भाप के साथ क्या होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। और वे द्रव जिनका जो अपने क्या होते हैं, क्वथनांक पर विघटित हो जाते हैं, इनको हम भाप आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं भापीय आसवन विधि है क्या, क्या प्रोसीजर है इसका, किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, हटा दे इसको, चलो। यहाँ पे अपना एक गोल फ्लास्क है। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर हमको जो मटेरियल चाहिए वो इसके अंदर डाल दिया। जैसे मैंने इसके अंदर डाला जल, और जिसको मेरे को पृथक करना है, शुद्ध करना है, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला वाटर एंड कार्बनिक कंपाउंड या, ठीक है। तो इसको इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, एक तो जल डाला है, दूसरा मैंने इसके अंदर डाला है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, स्टैंड के ऊपर, या पहले इसको तो मैंने एक रेत वाले बीकर के अंदर रख दिया। इसके अंदर क्या है, रेत भरी हुई है। अब मैं इसको क्या कर रही हूं, गर्म कर रही हूं। यहां से हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, यहां पे एक दूसरी कांच की बोतल है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिसको मैं यहां से स्कीप की सहायता से यहाँ पे मैं पानी डालूंगी इसके अंदर, बोतल के अंदर। इस पानी वाली बोतल को भी मैं क्या करूंगी, नीचे से हीट करूंगी। ठीक है, इसको भी क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, अब यहां से यहां से ही एक और ट्यूब जाएगी। ये ट्यूब, इस ट्यूब के ऊपर क्या लगा हुआ है, संघनित्र लगा हुआ है। ठीक है, और ये सीधे फिर नीचे जाके रिसीवर के अंदर आ जाती है। ठीक है, यहां से हम जल को डालेंगे, यहां से क्या करेंगे, जल को बाहर निकालेंगे।
ठीक है, कौन सा जल? ठंडे जल को, ठंडे पानी को हम क्या करेंगे, यहां से डालेंगे और यहां से ठंडा पानी क्या करेंगे, वापस से निकाल लेंगे। अब देखो होता क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो अपना जो मेन पार्ट है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर ही मैंने क्या किया है, इस बीकर के अंदर ही मैंने जो अपना, जिसको अपन को अलग करना है, शुद्ध करना है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये तो है। अब काम क्या है, भाप क्या काम करेगी वो देखेंगे हम लोग। अब देखो इस बोतल के अंदर क्या है, पानी है। मैंने यहां से इसको गर्म किया, तो अब पानी क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वो वाष्पीकृत होगा, है ना। पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। अब इसकी वाष्प जो है वो यहां से होते हुए, यहां से होते हुए इस बीकर के अंदर आएगी। और अपन ने जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, कार्बनिक घटक लिया है, जो भी लिया है अपन ने, कार्बनिक यौगिक लिया है, वो क्या हो रहा है, हमने पहले क्या पढ़ा था, जो भाप में वाष्पीकृत होता है, क्या हो रहा है, भाप के अंदर वाष्पीकृत हो रहा है। तो यहां से ये जो पानी की भाप है वो क्या जा रही है, इसके अंदर जा रही है। और यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या होता है, भाप के अंदर वाष्पीकृत होता है, जल के अंदर वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब भाप यहाँ पे आ गई और यहां से हम इसको हीट कर रहे हैं, यहां से भी गर्म कर रहे हैं। इसको मैंने डायरेक्टली हीट के ऊपर नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि अब ये कांच का है, टूट भी सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रेत के अंदर रखा ताकि ये टूटे नहीं। अब यहां से भी इसको गर्म किया जा रहा है और यहां से गरम गरम भाप आ गई, ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो मिक्सचर भरा हुआ है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अपना कार्बनिक यौगिक है, वो क्या है, भाप के अंदर वाष्पीकृत होगा। तो अब वो ये यहाँ पे भाप आई, अब ये यहां से कार्बनिक कंपाउंड वाष्पीकृत होना स्टार्ट होता है। यहां से जो अपने भाप आई थी वो क्या करती है, इस कार्बनिक यौगिक को क्या करती है, वाष्पीकृत करना क्या करती है, स्टार्ट करती है। तो अब इसकी भाप बन गई, ये वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो गया, जो अपना कार्बनिक कंपाउंड था इसके अंदर। अब वो क्या करेगा, उसकी भाप जो है वो क्या होगा, वो यहां से होते हुए यहां तक आएगी, ठीक है। ये जो अपनी ट्यूब है यहां तक पहुंची। अब देखो यहाँ पे इसके चारों ओर क्या लगा हुआ है, संघनित्र लगा हुआ है। संघनित्र क्या करता है काम, ठंडा करता है, भाप को ठंडे करने का काम करता है ना। तो यहां से मैंने, देखो यहां से मैंने जल डाला, ठंडा जल डाला, इस ट्यूब के अंदर क्या है, भाप है अपनी, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर अपनी भाप है। यहां से मैंने जैसे ही ठंडा जल डाला तो क्या हो जाएगा, ये भाप ठंडी होना स्टार्ट होगी। भाप जैसी ठंडी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, द्रव के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो द्रव के अंदर चेंज होते हुए अपने इस बीकर के अंदर अपने को प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से तो जल जो होगा वो तो इसके अंदर ही पड़ा रहेगा, वो भाप के साथ वाष्पीकृत नहीं होगा जल। कार्बनिक कंपाउंड जो है अपना, वो क्या होगा, उस भाप के साथ वाष्पीकृत होता है। वो जैसे ही भाप इस बीकर के अंदर आती है, इस फ्लास्क के अंदर आती है, वो जो कार्बनिक कंपाउंड यहाँ है वो क्या होगा, वाष्पीकृत होना स्टार्ट करेगा, उसकी वाष्प बनेगी। वो वाष्प जो है वो ऊपर उठते हुए यहाँ कांच की ट्यूब में आएगी, यहाँ तक आती है। यहाँ पर ये संघनित्र लगा हुआ है, ठीक है। इस संघनित्र में हम क्या करते हैं, यहाँ से ठंडा पानी डालते हैं। ठंडे पानी डालने से क्या होगा, ये जो अपनी भाप थी इस ट्यूब के अंदर वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के बाद वो जल में बदलती हुई यहाँ पे अपने इस बीकर में हम क्या कर देंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक कंपाउंड अपना पृथक शुद्ध अवस्था में पृथक हो जाएगा, ठीक है। तो यही है भाप आसवन विधि का, या भाप आसवन विधि। इसको इस तरह से जल को, क्या जो भी अपना कार्बनिक कंपाउंड है उसको अलग किया जाता है, ठीक है। फिर अपने इसको लिखवाना है तो मैं बाद में लिखवाऊंगी। अभी अपना एक और नया लास्ट टॉपिक बचा है, वो कर लेते हैं फटाफट से। आ गई भाप आसवन विधि, आई वहां पे, क्योंकि उसका मतलब वो भाप जो है अपना, जो अपने कार्बनिक कंपाउंड लिया है, कार्बनिक कंपाउंड लिया है, वो क्या वही, सिर्फ वही भाप के साथ क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, जल नहीं हो रहा है। हाँ क्या, कार्बोनिल कंपाउंड लिया है जिसका क्वथनांक क्या है, हाई है, ठीक है। जैसे उसका क्वथनांक हो जाता है जैसे 300 है,
ठीक है, उसका क्वथनांक कितना है 300 है और अपने पास प्रेशर कितना है 760 mmHg है, ठीक है 300। मैंने इसको हीट किया, 50 डिग्री टेम्परेचर दिया मैंने इसको, ठीक है, तो इसको 50 डिग्री टेम्परेचर दिया मैंने, तो सबसे पहले ये बढ़ा, सबसे पहले धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको, तो बढ़ाइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, मतलब इसका क्वथनांक इतना हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना, इसका दाब इतना हुआ, कितना, सॉरी मैं दाब की बात कर रही हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया और यहाँ पे दाब कितना हुआ 100 हुआ इसका, और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका दाब कितना आया 200 बढ़ गया, और तो कितना हुआ 300 हुआ, 50 का 100 कर दिया मैंने टेम्परेचर, ठीक है 50 का क्या किया मैंने 100 किया, तो यहाँ पे 300 इसको मान लो, ज्यादा ही मान लो 300 500 ऑलमोस्ट 500 मान लो, ठीक है, उच्च क्वथनांक वाला द्रव लेना है अपन को, तो 300 आया इसका, ठीक है, और मैंने 150 किया, 150 करने पर क्या होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो इसका हुआ 350 मान लिया, इसका दाब कितना हुआ 350 हुआ, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट तो 500 तक कर नहीं सकती, डायरेक्ट 500 मैंने कर ही दिया तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए अपन, 350 तक हो गया इसका। अब क्या करेंगे, मैं यहां से, जैसे मैंने ये बीकर लिया, यहाँ पे इसके अंदर वाटर है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टीम डालूंगी यहाँ से, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, भाप डाली, ठीक है, वो भाप क्या करेगा, इसका दाब बढ़ाएगा, वो भाप क्या करेगा, जितना यहाँ पे ये 350 था ना, तो वो भाप क्या करेगी, अब इसको हीट करने की बजाय वो भाप इसका प्रेशर बढ़ा देगी, ठीक है। अब जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जितना 350 हुआ था, ठीक है, अब अपन को 760 करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है, वो अब अपन को किससे मिलेगा, स्टीम से मिलेगा, ठीक है, तब जाके उन दोनों का जो होगा प्रेशर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, 760 के बराबर होगा, तब वो क्या करेगा, वो उबलना प्रारंभ करेंगे, क्या होगा, वो उबलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो द्रव लिया है, उच्च क्वथनांक वाला द्रव जो है, वो क्या हुआ, गर्म करने के लिए उसको मैंने कितने, उसका क्वथनांक गर्म करने पर उसका क्वथनांक कितना है 350 है, और एक्चुअल में कितना है उसका 500 है, ठीक है, तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, अब कम हो गया, ठीक है। तो अब कम होने पर वो जो मिक्सचर है वो क्या होगा, जो भी अपना कार्बनिक कंपाउंड है वो क्या होगा, अपने क्वथनांक से कम ताप पर वो क्या होगा, अब उबलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। वो अब काम किसने किया है, इसका प्रेशर बढ़ाने का काम किसने किया है, स्टीम ने किया है, ठीक है, वो काम किसने किया है, स्टीम ने किया है। तो हम डायरेक्टली उसका जो टेम्परेचर है या बॉइलिंग टेम्परेचर जो भी कह सकते हैं, उसका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर दाब जो है उसका हम डायरेक्टली उसका इतना नहीं बढ़ा सकते, बॉइलिंग पॉइंट इतना नहीं कर सकते, टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा सकते, तो इतना बढ़ाने से क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम धीरे धीरे करते गर्म करते हैं। जैसे मेरे को डायरेक्टली इतना 500 तक नहीं पहुंचाना इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो मैंने 350 तक लेके आई उसका, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर उसका कितना लेके आई 150 तक मैंने गर्म किया उसको, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रेशर आता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 350 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो गया, ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, अब ये बराबर तो नहीं है इसके, ठीक है ना, ये 350 डिग्री क्या mmHg, ठीक है, ये क्या है 350 mmHg है, ये प्रेशर जो है वो उसके एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या है, बराबर नहीं, तो अब ये बॉईल नहीं होगा, ठीक है, बॉईल नहीं होगा, तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर स्टीम को डाला। अब बाकी जो पीछे बचा हुआ काम है वो क्या करेगी, स्टीम करेगी, और इसके जो 350 से वो क्या होगा, यहाँ तक 760 तक कौन लेके आएगा, वो स्टीम लेके आएगी, ठीक है। तो अब जो अपन ने तो यहाँ तक गर्म किया, 150 तक गर्म किया, ठीक है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था 500 था, और ये क्या हो रहा है 150 पर ही उबलना प्रारंभ कर रहा है, तो वो क्या हो गया, भले ही उच्च क्वथनांक का द्रव है, पर मिक्सचर में आते ही उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम आ जाता है, ठीक है। तो लेंगे क्या हम, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला
जो भी है वो लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, लेकिन वो अपने क्वथनांक से कम क्वथनांक पर क्या करता है, उबलना प्रारंभ करता है। ठीक है, वो अपने क्वथनांक से कम क्वथनांक पर उबलना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कहां गया, आसुत या प्रभाज का संगठन, आश्रित या प्रभाज का संगठन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि वाष्प अवस्था में उपस्थित दोनों द्रवों की वाष्पों का योग जो होता है, वाष्प अवस्था में उपस्थित दोनों द्रवों की वाष्पों का योग जो है वो कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। डाल्टन क्या कहता है, P कुल क्या होता है, P1 प्लस P2 के बराबर होता है। क्या होता है, P1 प्लस P2 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो दोनों द्रवों की वाष्प है उनके वाष्प दाब मोलों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो अपने दोनों ही द्रव है, ठीक है, वाष्प अवस्था में दोनों की क्या होगी, वाष्प होगी, उस वाष्प द्वारा लगाए गए दाब, उस वाष्प द्वारा लगाए गए, जैसे मेरे पास क्या है, एक वाष्प ये है, दूसरी वाष्प ये है। ठीक है, अब इस वाष्प का दाब है, वाष्प दाब है P1 और इस वाष्प का वाष्प दाब है P2। ठीक है, ये जो वाष्प दाब P1 और P2 है ये मोलों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। मोलों की संख्या के समानुपाती का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो द्रव या जिस द्रव की वाष्प अधिक है उसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। मोलों की संख्या से यहाँ पे क्या मतलब है कि जिस द्रव की वाष्प अधिक है उसका वाष्प दाब क्या होगा, वो भी अधिक होगा। तो अब हम मोलों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 अपॉन P2। क्या होगा, P1 अपॉन P2, यानी कि N1 किसके समानुपाती है, P1 के, और N2 किसके समानुपाती है, P2 के, और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, इन दोनों के बराबर होगा। N1 और N2 का अनुपात किसके बराबर होगा, P1 और P2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि मोलों की संख्या, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जिस द्रव की वाष्प अधिक है उस द्रव का वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब हम मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, मोलों की संख्या को W अपॉन M। N इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M। ठीक है, तो N1 के लिए क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1, N2 के लिए W2 अपॉन M2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W1 M1 अपॉन W1 M1 अपॉन W2 M2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ठीक है, ये आया। अब या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं W1 M2 अपॉन W2 M1। ठीक है, अब अगर अपने पास क्या हो, देखो इसको भी हम यूं कर सकते हैं, W1 क्या हो गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू P1 इंटू M1 और P2 अपॉन P2 इंटू M2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, W1 M2 अपॉन W2 M1। M1 यहां गया और M2 क्या आ जाएगा,